एपिसोड 182। रघुवीर कुछ जरूरी फाइल पर अरशद के सिग्नेचर लेने आया था। फाइल पर साइन करते हुए अरशद ने याद करते हुए रघुवीर से कहा, सेंट्रल टॉवर के टेंडर सबमिट करने का आज आखिरी डेट है। जी बॉस, टेंडर सबमिट हो गया है। अगर बजाज ग्रुप ने टेंडर सबमिट नहीं किया तो सेंट्रल टॉवर का प्रोजेक्ट 100% हमारा होगा। रघुवीर की यह बात सुनते ही पेपर पर सिग्नेचर कर रहे अरशद के हाथ रुक गए। बजाज ग्रुप? तो अभी तक उनकी तरफ से टेंडर सबमिट नहीं हुआ है, अरशद ने सोचने के अंदाज में कहा। रघुवीर ने हाँ कहा तो अरशद ने पूछा, तुमने पता किया इस बार उनकी तरफ से यह देरी क्यों हुई है? जी बॉस, यह देरी एमडी अधीरा बजाज के कजिन की वजह से हुई है। ऐसा लगता है एक बार फिर पारिवारिक मैटर की वजह से बजाज ग्रुप टाइम पर टेंडर सबमिट नहीं कर पाएगा। बजाज फैमिली पहले से ही पारिवारिक मैटर की भारी नुकसानी झेल चुकी थी। अरशद ने इस बात पर ज्यादा गौर न करते हुए रघुवीर से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे वापस आने में समय लगे। कंपनी के मैटर्स तो मैं खुद देखने हैं, मैं इस बार कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। रघुवीर ने अरशद की बात सुनकर हैरान हुआ। अगर 3 साल पहले की बात को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अरशद ने कभी काम से ब्रेक नहीं लिया था। यहाँ तक कि ट्रैवल करते हुए भी उसने कंपनी के मैटर्स पर हमेशा नज़र बनाए रखी थी। यह पहली बार था जब अरशद ने काम से ब्रेक लेने की बात कही थी। रघुवीर को टकटकी लगाए खुद को देखता देख अरशद ने कहा, तुम अभी तक गए नहीं? तो रघुवीर ने झिझकते हुए पूछा, बॉस अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं इसके पीछे की वजह जान सकता हूँ? इस पर अरशद ने आंखें सिकुड़कर रघुवीर को देखा तो रघुवीर जल्दी में अपनी बात को ठीक करते हुए बोला, मैं जानता हूँ मुझे यह नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं ये अनन्या के लिए पूछ रहा हूँ। आपके जाने के बाद वो परेशान हो जाती है, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं उसे जवाब दे पाऊंगा। रघुवीर ने हिम्मत के साथ दूसरी बार अरशद से सवाल किया था, हालांकि उसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी। इससे पहले वो निराश होता उसे जवाब मिला, इस बार आपको मेरे सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। यह अनन्या थी जो अभी अभी वहां आई थी। उसने व्हाइट टी शर्ट, डेनिम जैकेट और व्हाइट जीन्स पहना था, जो उसके नॉर्मल स्टाइल से अलग था, पर इस ड्रेसिंग सेंस में वो और भी प्यारी लग रही थी। अरशद और रघुवीर की नज़र अनन्या के कान छू रही मुस्कुराहट पर रुक गई। लंबे वक्त बाद वो उसे इतना खुश देख रहे थे। अनन्या के अंदर आकर आगे कहा, रघुवीर भाई इस बार आप रिलैक्स कीजिए। इस बार मैं आपसे अरशद के बारे में पूछकर परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि इस बार अरशद के साथ मैं भी जा रही हूँ। कहते हुए अनन्या की स्माइल और बड़ी हो गई। वही अरशद की नज़र जैसे ही अनन्या के मुस्कुराते चेहरे पर टिक गई थी, कुछ अधूरा था जो पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। यह लबों की हंसी बेचैन दिल को सुकून पहुंचा रहा था। अरशद अनन्या में इस कदर खो गया कि उसे अपने आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। अनन्या की आवाज़ से वो वापस अपने सेंस में लौटा तो देखा अनन्या उसे ही घूर रही थी। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे यहाँ मैं नहीं कोई और है? इस पर अनन्या ने कहा, अरशद क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बदल सके और तुम्हें यह क्यों जानना है? पूछते हुए अरशद ने अनन्या को अपने करीब खींच लिया। अरशद की आंखों में देखते हुए अनन्या ने कहा, बस मुझे जानना है, हम कितने सालों से साथ है, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने तुम में बदलाव देखा है। तुम जब से वापस आए हो मुझे बदले बदले लग रहे हो। यह सुनकर कुछ सेकंड के लिए अरशद के फेस पर शिकन आ गई। उसने खुद से कहा, हाँ एक इंसान है जो मुझे बदल सकता है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है मुझे खुद को नहीं पता। क्या सोच रहे हो? जवाब दो, क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें बदल सकता है? अरशद को जवाब ना देता देख अनन्या ने फिर पूछा तो अरशद ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हाँ एक इंसान है जिसने मुझे काफ़ी हद तक बदल दिया है, लेकिन मैं उसे बदल पाया। वो आज भी मुझसे झूठ बोलती है, बातें छुपाती है। अनन्या की बड़ी बेसब्र होकर अरशद को देख रही थी, मगर जैसे ही अरशद ने उसे झूठा कहा वो नजरें चुराते हुए जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। हमें चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे, कहकर वो झट से कमरे से निकल गई। उसके जाते ही अरशद की स्माइल भी गायब हो गई। फोन पर पाए नोटिफिकेशन को देखते हुए उसने कहा, मालदीव्स। हॉल में आते ही महेंद्र सिंघानिया ने अरशद का रास्ता रोक लिया। तुम वापस कब तक लौटोगे? उनके इस सवाल पर अरशद ने कहा, जल्द ही आ जाऊंगा। अरशद का जवाब सुनकर महेंद्र सिंघानिया ने उसका रास्ता छोड़ दिया। अनन्या की तरफ देखते हुए उसने आंखें कुछ छोटी हो गई, क्या तुम इसे भी साथ ले जा रहे हो?
यह कोई नई बात नहीं थी कि अरशद अनन्या को अपने साथ ले जाए, पर इस बार कहीं न कहीं सिंघानिया परिवार के मन में एक अनजाना डर बैठा हुआ था, अरशद के चले जाने का डर। अनन्या का हाथ पकड़ते हुए अरशद ने महेंद्र जी से कहा, हाँ, पर आप फिक्र मत कीजिए, मेरे लोग यही रहेंगे। मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, और जैसा आप सब जानते हैं, लारा मुंबई में ही है, तो थोड़ा केयरफुल, आप सबको भी रहने की ज़रूरत है। अरशद ने एक नज़र अपने परिवार पर डाली, फिर अनन्या को लेकर पैलेस से बाहर आ गया। कैफे में बैठते वक्त उसने अनन्या को परेशान देखा तो पूछा, तुम क्या सोच रही हो? तो अनन्या ने कहा, यही कि क्या इस वक्त हमारा यहाँ से जाना ठीक रहेगा। तुमने अभी कहा लारा मुंबई में है, तो क्या वो तुम्हारी फैमिली को हर्ट कर सकती है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, उसे मैं चाहिए। ऐसे में मेरी फैमिली से ज़्यादा खतरा तुम पर है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, कहकर अरशद हंसने लगा। अनन्या को शब तक नहीं पता था लारा कार वाली लड़की थी, वो उसके मन में डर भी नहीं था, पर अब उसके मन में लारा की छवि उसके जले हुए शरीर के साथ बस चुकी थी। वो इतना डरावना था कि उस बारे में सोचकर ही अनन्या की डर से रूह खड़ी हो जाती थी। उसे डरा देख अरशद उसे करीब करते हुए बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, शांति हो, कहकर अनन्या मुस्कुरा दी।